हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट 2-3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक 7 निश्चय 3.0 का है और बिहार सरकार के जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स चलाए जा रहे हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स में, उसके रिगार्डिंग है इस वीडियो में। और इसमें इकोनॉमिक सर्वे, जो बिहार का लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है, वो इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो आप लोग फुल वीडियो वॉच करना और इसमें से आप लोग नोट्स अपने लिए बनाते रहना। ये नोट्स जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ये मैंने अपने 71st मेंस के लिए बनाया था और जो मेरा 70th का इंटरव्यू था उसके लिए भी इसको बनाया था। तो आप लोग के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। आप लोग इससे बहुत सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। 7 निश्चय 3.0 जो कि बिहार सरकार का एक टारगेट रहता है कि अगले 5 साल में क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है। तो पहला इसमें टारगेट है कि दोगुनी रोजगार, दोगुनी आय, डबल इनकम और डबल एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें स्टेट का पर कैपिटा इनकम को दोगुना करने का बात किया गया है, जबकि इसमें अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो 76,490 रुपया बिहार का स्टेट पर कैपिटा इनकम है और सबसे ज़्यादा पटना का है और सबसे कम शिवहर का है। अगला इसमें है कि 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है 2025 से 2030 के बीच में, और 94 लाख जो गरीब परिवार हैं उनको गरीबी से बाहर निकालना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें 2 लाख तक ऋण दिया जाता है महिलाओं को अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए, तो इसके बारे में इसमें टारगेट रखा गया है। यूथ एम्प्लॉयमेंट और स्किल डिपार्टमेंट, एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जिसका नाम है यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डिपार्टमेंट। सेकेंड इसमें टारगेट है कि समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, प्रॉस्पेरस इंडस्ट्रीज एंड एम्पावर्ड बिहार। तो इसमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, जैसे कि 10 लाख करोड़ रुपए पर ईयर अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड क्लास वर्क प्लेस बनाना है कि जिससे बिहार से जो माइग्रेट करते हैं लोग, ब्रेन ड्रेन होता है, उसको रोकने के लिए बिहार को ही वर्ल्ड क्लास वर्क प्लेस के रूप में डेवलप करना है। टेक्नोलॉजी हब विकसित करना है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा देना है। और जो 25 नई चीनी मिलें हैं उनको फिर से रिवाइव करना है और 15 से 30 रुपया पर क्विंटल पे शुगर के उस पर बढ़ाया गया है, गन्ने पे। एमएसएमई डिपार्टमेंट, नया डिपार्टमेंट अभी स्टार्ट किया गया है बिहार सरकार द्वारा। और बिहार मार्केटिंग प्रमोशन अथॉरिटी, इसको भी प्रमोट किया गया है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो और इंडस्ट्रीज लगाया जाए, मार्केटिंग हो, जो वहाँ पे लोकल चीज़ें बन रही हैं बिहार में उसका। और आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में 2 जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं। पहला कुमारबाग वेस्ट चंपारण 250 करोड़ रुपए की लागत से, और नवानगर बक्सर में। और थर्ड है इसमें कि कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्टेट। फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप, जो कि 2024 से 29 तक का है, जिसका अनावरण श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। उसके लिए 1.63 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। और पहला वाला जो कृषि रोड मैप है वो 2008 से शुरू हुआ 12 तक, दूसरा वाला 12 से 17 तक, और तीसरा वाला 17 से 23 तक, और चौथा वाला 24 से 29 तक। और बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुका है, राइस, व्हीट, मेज और व्हीट में। मखाना, तो आपको पता ही होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना होता है, 85% लगभग। और डेयरी और फिशरीज के लिए भी इसमें बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे सुधा सेल सेंटर हर एक पंचायत में खोलने की बात की गई है, और सिंचाई को भी लेकर बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं बिहार सरकार द्वारा। चौथा इसमें ये है कि उन्नत शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य, एडवांस एजुकेशन एंड ब्राइट फ्यूचर। तो इसके तहत मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेजेस बनाए जाएंगे हर एक ब्लॉक में, और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पे जो ओल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको विकसित किया जाएगा।
और न्यू एजुकेशन सिटी बनाया जाएगा पटना में। और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये एक नया डिपार्टमेंट ही बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है। और एक्सेसिबल हेल्थ एंड सेफ लाइफ, ये 5वां टारगेट है, सुलभ स्वस्थ और सुरक्षित जीवन। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में डेवलप करना है और पीपीपी मॉडल को हेल्थ में लागू करना है, उसको बढ़ावा देना है। स्पेशल इंसेंटिव्स डॉक्टर्स के लिए प्रोवाइड करना है और प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन लगाना है कि जो सरकारी डॉक्टर्स है वो प्राइवेट प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस ना करके उस पर उसको रोकना है, उसको पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बढ़ावा देना है इसके थ्रू। और इसमें 6th वाला जो टारगेट है, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मॉडर्न एक्सपेंशन। इसमें 5 नए एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे। फिर से डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जो भी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाले रोड्स हैं उसको 2 लेन में विकसित किया जाएगा। और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया गया है, जैसे रूफटॉप सोलर पावर लगाना, फिर से फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स लगाना, न्यूक्लियर एनर्जी पे भी फोकस किया गया है। टूरिज़्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें फिल्म प्रमोशन पॉलिसी, जैसे राजगीर में फिल्म सिटी डेवलप किया जा रहा है, फिनटेक सिटी भी फतुहा में डेवलप किया जा रहा है। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी आपको पता ही है राजगीर में डेवलप हो रहा है। और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, 9 जगह सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की बात की गई है अलग अलग चीज़ों के लिए। और बिहटा में सैटेलाइट सिटी भी बनाया जा रहा है। और इसमें मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये वाली योजना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक 350 से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। और मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेनेंस करने की बात इस टारगेट में की गई है। और इसमें 7वां है कि सबका सम्मान जीवन आसान, रिस्पेक्ट फॉर ऑल एंड ईज लिविंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लाइफ। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे लोगों के जीवन को सुधारा जा सकता है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए इसमें प्रयास किए जाएंगे। और जैसे अभी मुख्यमंत्री जी का भी प्रगति यात्रा जो चल रहा था, उसमें जनता दरबार का आयोजन हो रहा था और जितने भी सारी स्कीम्स चल रही हैं बिहार सरकार के तहत उनका रिव्यू होता था। और उसमें लोगों से उनके सुझाव मांगे जाते थे कि क्या क्या प्रगति हुआ है उस स्कीम्स में और क्या क्या खामियां, उसको दूर करने के लिए ये यात्रा निकाली गई थी। उसके हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे थे सीएम सर। अब हम लोग बात करेंगे बहुत सारे जो बिहार सरकार द्वारा स्कीम्स चलाई जा रही हैं, तो किस सेक्टर में कौन सा स्कीम चलाया जा रहा है इस पे हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको मेंस में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि GS2 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ये सब स्कीम्स मेंशन करने के लिए उसमें मिलता है। अगर आप लोग मेंशन करेंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज होते हैं उससे। तो पहला है कि डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर में कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं बिहार सरकार की। तो इसमें CM समेकित चौर विकास योजना, इसमें कि जैसे लो लाइंग एरियाज़ है, वेटलैंड है, उनको ऐसे विकसित करना है जिसमें जैसे PC कल्चर हो सके और भी बहुत सारे जो भी पानी वाली फसलें हैं उनको बढ़ावा दिया जाना। तो इसके लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। और नीचे मछली ऊपर बिजली, ये वाला कॉन्सेप्ट बिहार सरकार का है कि जैसे तैरते हुए सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जैसे कि दरभंगा में है, सुपौल में भी लगाया गया है। PM मत्स्य संपदा योजना, ये तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी एक स्कीम है। हॉर्टिकल्चर हाइड्रोपोनिक्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री का विकास हो रहा है। और फिश मार्केटिंग किट स्कीम टू फिश वेंडर्स, ये भी चलाया जा रहा है। एनिमल हस्बेंड्री में देखें तो एनिमल शेड स्कीम, जिसमें कि 75,000 से लेके 1,60,000 तक प्रोवाइड किया जाता है एनिमल शेड लगाने के लिए। और डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें 7,000 गाँव को डेयरी कोऑपरेटिव से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए हैं, जैसे
मिलेट्स के लिए गया जी में सेंटर बनाया गया है, मखाना के लिए दरभंगा में, पान के लिए बात किया जाए तो बिदुपुर वैशाली में बनाया गया है, और चाय के लिए टी के लिए किशनगंज में, सबसे ज़्यादा चाय बिहार में किशनगंज में ही होता है तो वहीं पे बनाया गया है, और हनी के लिए बांका में। और ऑर्गेनिक कॉरिडोर्स, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैसे गंगा नदी के किनारे जितने भी 12 ज़िले हैं और एक नालंदा हो गया, इसमें ऑर्गेनिक कॉरिडोर्स बनाए गए हैं 13 ज़िलों में। और जल जीवन हरियाली मिशन जो कि 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ था, उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना तो आपको पता ही होगा, 6,000 रुपये जो पर ईयर दिए जाते हैं किसान को। फसल सहायता योजना, इसमें कंपनसेशन दिया जाता है 7.5 से 10,000 तक पर हेक्टेयर। वो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा क्षति हुआ है फसल को, उसके हिसाब से। और इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन, ये 23 जिलों में चलाया जा रहा है, जिसमें वेजिटेबल्स, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मशरूम, इन सब पे फोकस किया जा रहा है। और एग्री स्टेक पे भी फोकस किया जा रहा है कि डिजिटल डेटा हो, लैंड का रिकॉर्ड डिजिटल हो। जिसे एक परिमार्जन पोर्टल भी बिहार सरकार का चलता है, जिसमें जितने भी भूमि से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उसको निवारण करने का प्रयास किया जाता है, परिमार्जन पोर्टल। और इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022, जिससे ये है कि सीड फंड प्रोवाइड किया जाता है 10 लाख तक नया उद्यम स्टार्ट करने के लिए। बिहार लघु उद्यमी योजना 2 लाख तक इसमें ऋण दिया जाता है, जो 94 लाख गरीब परिवार हैं उनको अपना छोटा मोटा उद्यम स्टार्ट करने के लिए। और बिहार उद्यमी योजना में 10 लाख सीड फंड के तौर पे दिया जाता है। और इन सब का निगरानी बियाडा करता है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इस पे फोकस किया जा रहा है कि जैसे ज़्यादा टाइम ना हो, ज़्यादा डिले ना हो किसी भी इंडस्ट्रीज और ये सब को स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2016 को भी इसमें शामिल किया गया है। और बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2022, इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है जिससे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बिहार में अट्रैक्ट किया जा सके। डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है प्री में। सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी चलाई जा रही है इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए। मेगा फूड पार्क्स बनाए जा रहे हैं जैसे मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, बेगूसराय, इन सारे जगहों पे। और बिहार आईटी पॉलिसी 2024, जो कि लॉजिस्टिक्स और बायोफ्यूल पॉलिसी भी, ये भी सारी पॉलिसीज़ भी चलाई जा रही हैं। बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी और बिहार बायोफ्यूल पॉलिसी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए। बिहार बिजनेस कनेक्ट का भी आयोजन किया गया था जिससे कि और सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात करें तो मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, जिसमें कि 1,000 रुपया दिया जाता है जो भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं पर मंथ। अब इसके लिए क्राइटेरिया होगा, फिक्स क्राइटेरिया, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन 1,000 रुपये दिए जाते हैं 12th पास पे पर महीने। और कौशल युवा प्रोग्राम, इसमें स्किलिंग पे फोकस किया जाता है, जो 15 से 25 साल के यूथ्स हैं उनको स्किलिंग सिखाई जाती है। पेंशन स्कीम की बात करें तो लक्ष्मीबाई योजना हो गया जिसमें 1100 पर महीना दिया जाता है। दिव्यांगजन पेंशन स्कीम है। विडो, जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम है। और फिर से इसके लिए एक पोर्टल है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, SSPMIS। इस पे सब सारी इन स्कीम्स का जानकारी मिलता है उस पर, और उससे लोग अपना लाभ लेते हैं। पत्रकार सम्मान निधि योजना भी चलाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें 18,000 पर महीने दिए जाते हैं पत्रकार को, और उसके लिए क्राइटेरिया है एज और ये सब चीज़ें। जेपी आंदोलन, जेपी सम्मान योजना, तो इसमें यह है कि 1 से 6 मंथ तक जितने भी लोग जेपी आंदोलन में शामिल थे और वो लोग जेल में रहे, जो 6 महीने से कम रहे उनके लिए 15,000 पर महीना, और जो 6 महीना से ज़्यादा जेल में रहे उनको
30,000 पर महीना दिया जाता है। और सीएम प्रवासी सहायता योजना, इसमें 8,000 पर ईयर दिया जाता है कि वो कुछ अपना स्टार्ट कर सके बिहार में ही, जो भी प्रवासी लोग हैं। और ई श्रम पोर्टल, ये तो पूरा ऑल इंडिया लेवल पे है ही। अब हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम की चर्चा करेंगे जिसके पूछे जाने की जो संभावना है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये अभी 2026 में ही इसको लॉन्च किया गया था। तो जी राम जी स्कीम है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो इसमें जो मनरेगा एक्ट था 2005 का, उसको हटा करके और जी राम जी स्कीम लाई गई है। तो इसमें एक्सपेंशन ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट डेज, जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट डेज है उसको बढ़ा के 100 से बढ़ा के 125 कर दिया गया है एक फाइनेंशियल ईयर में। और इसमें जो चेंज इन सेंटर और स्टेट फंडिंग पैटर्न, सेंटर और स्टेट का जो फंडिंग पैटर्न है उसको बदल दिया गया है, जो कि 90:10 ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, हिमालयन स्टेट्स के लिए जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनके लिए ये फंडिंग का पैटर्न है। 90% सेंटर देगा फंडिंग और 10% स्टेट्स। और भी जो अदर स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं जिसमें विधानसभा है, उसके लिए 60:40 का रेशियो रखा गया है फंडिंग का। और सेंट्रल फंडिंग फॉर यूटी विदाउट, और जिस यूटीज़ में लेजिस्लेचर नहीं है उसके लिए 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। और इसमें 60 दिन का एक स्टैट्यूटरी पॉज भी रखा गया है, जैसे एग्रीकल्चरल पीक सीजन जब आता है तो उस टाइम फार्म लेबर्स की कमी हो जाती है, तो इसको देखते हुए 60 दिन का एक स्टैट्यूटरी पॉज भी इसमें रखा गया है। और इसमें ये बात किया जाता है कि जी राम जी क्यों लाया गया, जो पहले मनरेगा स्कीम थी उसमें क्या कमियां थी। तो इसके रिगार्डिंग सरकार का ये मानना है कि जो मनरेगा था वो नो लॉन्गर रिफ्लेक्ट्स करेंट रूरल रियलिटीज़, वो अब जो रूरल रियलिटीज़ है, ग्रामीण जो रियलिटी है उसको अब रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और जो नया जो लॉ आया है उससे एम्प्लॉयमेंट, इनकम और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों पे ज़्यादा और अच्छे से फोकस किया गया है। और इसमें स्ट्रॉन्गर अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें कि एआई का यूज हो गया, जीपीएस ट्रैकिंग हो गया, जीआईएस मैपिंग, ये सब का यूज करके और अच्छे से मॉनिटरिंग की जाएगी जो भी काम किए जाएंगे इस स्कीम्स के तहत। और जो भी इस सेंट्रल गवर्नमेंट पे थोड़ा बर्डन था वो उसको भी कम इसमें किया गया है। और स्टेट्स पे ज़्यादा बर्डन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये आया है फिस्कल बर्डन। और हम लोग दूसरी अगर स्कीम जो कि एक इम्पॉर्टेंट आया था उसकी बात करें तो उसमें है शांति एक्ट 2025, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। शांति का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे, इसीलिए एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो इसमें मेन प्रोविजंस यही है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इनेबल करना है। और जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट था 1962 का, और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010, इसको हटा करके ये शांति एक्ट लाया गया है, जिसमें कि प्राइवेट और जॉइंट वेंचर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, पीपीपी मॉडल को लागू किया जाएगा इसमें। रेगुलेशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है शांति बिल का, तो इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर सेंसिटिव एरियाज़, जितने भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन हो गया, हेवी वाटर मैन्युफैक्चरिंग और रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, और जो भी माइनिंग का सब कुछ ये गवर्नमेंट कंट्रोल में ही रहेगा सेंसिटिव एरियाज़। और लाइसेंस ग्रांट टाइम बाउंड के लिए सरकार करेगी। और क्रिएशन ऑफ अ डेडिकेटेड एटॉमिक डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, और जितने भी एटॉमिक डिस्प्यूट्स होंगे उसके लिए एक ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया है। और इसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे भी फोकस किया गया है, जो कि और कनाडा से अभी यूरेनियम डील हुआ था तो उसके देखते हुए
इसको लाया गया था। रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा इसमें। लेकिन बहुत सारे इसके क्रिटिसिज्म भी देखने को मिल रहे हैं। पहला है कि सिविल लायबिलिटी, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया इसमें, ये ऐसा क्रिटिसाइज किया जा रहा है इसको। और वीकनिंग अकाउंटेबिलिटी इन केस ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, वही जो सिविल लायबिलिटी है। इन्वायरमेंटल डैमेज जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। अगर हम लोग कुछ डेटा की बात करें तो अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी है इंडिया की, वो 8.18 गीगावाट है, जिसको कि 2047 तक बढ़ा करके 100 गीगावाट ले जाना है। और 2070 तक तो कार्बन न्यूट्रल टारगेट है ही। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2025 और 26 की यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था। और ये सारे स्कीम्स आप लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं। ये मेंस के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ आपके लिए। भारत स्मॉल रिएक्टर्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये सब चीज़ें भी लगाने की बात की जा रही है, जो कि 20,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने के लिए पिछले वाले बजट में, यूनियन बजट में। और नो फॉल्ट कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। और फाइनेंसिंग गैप है, ये तो कमी हो गई सरकार की फाइनेंसिंग, इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन की कमी है तो फाइनेंस गैप होगा ही। प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। वीक यूरेनियम सप्लाई चेन है। और एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट गोल्स पे भी फोकस करना है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा, जो कि आरटीआई से बाहर रखा गया है जिसको, ये भी एक क्रिटिसिज्म लोग करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या चीज़ें होती हैं, इसमें जो पिछला साल है उसमें क्या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहा स्टेट का, उसके बारे में एक ब्यौरा दिया जाता है कि कैसे हमारा स्टेट की इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है, कितने तेज़ी से बढ़ रही है, या क्या स्थिति है इकोनॉमी पूरे स्टेट की। तो इसको प्रेजेंट किया था विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है बिहार के। बिहार बजट 3 फरवरी को, और ये इसको 2 फरवरी को, एक दिन पहले प्रेजेंट किया गया था। तो इसमें ये पहला जो इकोनॉमिक सर्वे लाया गया था फर्स्ट टाइम, उसको सुशील मोदी जी लाए थे, जो बिहार के डिप्टी सीएम थे, एक्स डिप्टी सीएम, अब वो इस दुनिया में नहीं है। 2006 और 7 में पहला इकोनॉमिक सर्वे लाया गया था बिहार का। तो हम लोग 2025 और 26 के इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इसमें ग्रोथ रेट जो है कि 13.1%, जो कि ऑल इंडिया में सेकंड है। और जीएसडीपी, ये करेंट प्राइस का ग्रोथ रेट है 13.1, और अगर कांस्टेंट प्राइस पे देखा जाए तो 8.6 है 2011-12 से अगर लिया जाए कांस्टेंट प्राइस पे तो। और पर कैपिटा इनकम 76,490 रुपये। और सबसे ज़्यादा पटना, उसके बाद बेगूसराय और मुंगेर। पटना का 1.31 लाख रुपया है। और सबसे लोएस्ट में शिवहर हो गया, अररिया हो गया, सीतामढ़ी। तो शिवहर का 18,000 है। और जीएसडीपी की बात करें बिहार का तो 9.91 लाख करोड़ है करेंट प्राइस पे। और इसमें सेक्टर वाइज देखा जाए कि कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में किस सेक्टर का, तो प्राइमरी सेक्टर का 18.3%, सेकेंडरी सेक्टर का 26.8% और टर्शियरी सेक्टर का 54.8%। ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि किसका शेयर सबसे ज़्यादा है जीएसडीपी में बिहार के, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे। और इस बार इकोनॉमिक सर्वे में 14 चैप्टर्स हैं, तो इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसमें पॉपुलेशन के भी बारे में बताया गया था। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर करेंट देखा जाए तो 1366 है, और सेक्स रेशियो 925। तो इसमें पहला चैप्टर इकोनॉमी ऑफ बिहार पे है। इकोनॉमी बिहार का जो अभी इकोनॉमिक सर्ज का फेज चल रहा है, जिसमें जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पे 5.31 लाख करोड़ है और करेंट प्राइस पे 9.91 लाख करोड़ है, जो कि 13.1% की तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। पर कैपिटा इनकम तो ऊपर डिस्कस किया ही।
जो कि पिछले साल से 11.5% बढ़ा है। और कांस्टेंट प्राइस पे पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो 40,900 रुपये है। इसको आप लोग एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा कि करेंट प्राइस पे पूछा है या कांस्टेंट पे। इसमें टॉप पे और पटना, बेगूसराय और मुंगेर है, और लोवेस्ट पे शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। ये तो बात जीएसडीपी का किया गया ऊपर। सेकेंड चैप्टर में फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिहार, तो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर 2.82 लाख करोड़ है, और जिसमें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 22%, 22.3%, इसमें कि एसेट क्रिएशन ये सब पे फोकस किया जाता है, लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन पे। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा जाए तो 77% है, और सोशल सेक्टर में ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स इस पे। थर्ड चैप्टर में अगर तो इसमें एग्रीकल्चरल और एलाइड सेक्टर्स का बात किया गया है। ये जो 0.73 हेक्टेयर लिखा है, ये एवरेज फार्म साइज है पूरे ऑल इंडिया का, और बिहार का देखा जाए तो 0.39 हेक्टेयर है एवरेज फार्म साइज। तो इसको मैंने जहाँ भी ये सब मेंशन करने के लिए एग्रीकल्चर से जो भी प्रॉब्लम्स और कुछ भी आता था तो मैं इसको मेंस में यूज़ किया ये डेटा, तो आप लोग भी इसको नोट कर लेंगे और यूज़ करते रहेंगे इसको। और बिहार में वेरी स्मॉल लैंड होल्डर्स की अगर संख्या देखी जाए तो 91% है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। ऐसे किसान 91% है बिहार में। और राइस, व्हीट और मेज 99% लोग अभी भी इसी पे निर्भर है। गेहूँ, चावल और मक्के की खेती ज़्यादा होती है बिहार में। डाइवर्सिफिकेशन की कमी देखी गई है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन उतना नहीं है। रोहतास, राइस और व्हीट दोनों में रोहतास सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्टिविटी में राइस में रोहतास ही है, और फिर से व्हीट में अगर प्रोडक्टिविटी में देखा जाए तो बेगूसराय है, और मेज में पूर्णिया प्रोडक्शन में आगे है, और प्रोडक्टिविटी में अररिया। एनिमल हस्बेंड्री, एग्स और फिश प्रोडक्शन भी ये बढ़ रहा है, जैसे कि चौर विकास योजना जो ऊपर हम लोग बात किए स्कीम्स में, उसके थ्रू। और HYV सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका होम डिलीवरी भी बिहार सरकार कर रही है, उसके बारे में भी इकोनॉमिक सर्वे में बात किया गया है। बिहार ऐसा पहला राज्य है जो कि होम डिलीवरी कर रहा है HYV सीड्स का। और अगर इरिगेशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इरिगेशन ग्राउंड वाटर से किया जाता है, ट्यूबवेल से, उसके बाद कैनाल, और उसके बाद जो भी अदर सोर्सेज हैं, तालाब, नदी, ये सब से। ऑर्गेनिक फार्मिंग 13 डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक कॉरिडोर का हम लोग बात किए ऊपर। और इंडस्ट्री और एंटरप्राइज की बात करें तो इसका ग्रोथ 8.5% से हो रहा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, और 950 इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप हुए हैं पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो बिहार में। अब ये डेटा है, अब कितना सही कितना गलत अब इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसमें कि 60% फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाए गए यूनिट्स लगाए गए हैं। डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री लोकल टू ग्लोबल, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री पे बिहार सरकार का अच्छा फोकस है, और जैसे सुधा को प्रमोट किया जाता है, हर एक पंचायत में सुधा का एक यूनिट लगाने की बात किया गया है बजट में। इससे लोकल टू ग्लोबल बढ़ावा मिल रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करना है, और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये सब तो ऊपर डिस्कस हम लोग किए, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। टूरिज़्म को एज ए इंडस्ट्री बिहार सरकार ट्रीट कर रही है, और 7.5 लाख फॉरेन टूरिस्ट बिहार में पिछले साल आए, इकोनॉमिक सर्वे में ये आंकड़ा दिया हुआ है। और इको टूरिज़्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लेबर और एम्प्लॉयमेंट स्किल की बात की जाए तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये 53% है प्राइमरी सेक्टर में, और जो ऑल इंडिया लेवल पे है प्राइमरी सेक्टर में 43.5 है, सेकेंडरी सेक्टर में बिहार में 23% है, और इंडिया में लगभग 25% 24.9%, और टर्शियरी सेक्टर में 23% बिहार में LFPR है, और 31.6% ऑल इंडिया में। और इसमें CM महिला रोजगार योजना, जिसमें 2 लाख तक का ऋण दिया जाता है, और 10,000 स्टार्टिंग में सीड फंड के तौर पे, तो इसके थ्रू भी एम्प्लॉयमेंट और स्किल बढ़ रहा है बिहार में। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो
ऐसा टारगेट है बिहार सरकार का कि बिहार में से कहीं से भी पटना 4 घंटे में पहुंच जाए। इसका ये टारगेट रख के बिहार सरकार काम कर रही है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और ये सब पे। तो बिहार में नेशनल हाईवे की जो लंबाई है वो 6300 किलोमीटर है। और एक्सप्रेसवेज की बात किया जाए तो पटना से पूर्णिया तक, गोरखपुर सिलीगुड़ी जो एक वो एक्सप्रेसवे है वो भी बिहार से होकर गुजरता है। रक्सौल से हल्दिया तक, फिर से बनारस से कोलकाता जो एक्सप्रेसवे है वो भी बिहार से होकर गुजरता है। और एयर ट्रांसपोर्टेशन में देखा जाए तो पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया में यहाँ पे नए एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं और वाटरवेज पे भी बिहार सरकार फोकस कर रही है। ये सारी चीज़ें थी बिहार इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। और हम लोग अगले वाले वीडियो में और भी जितनी भी सारे बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स और जो भी चीज़ें होंगी इम्पोर्टेंट प्री और मेंस दोनों के लिए उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। तो आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग इसको और देखिएगा, आगे भी वीडियो इस पर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।